अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हमने दो मेन चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हम लोग देखेंगे कि हाइपरीमिया क्या होता है और नंबर 2 पे हम कंजेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरीमिया इज़ द एक्टिव प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन आर्टीरियोलर डायलेशन एंड इंक्रीज्ड ब्लड इनफ्लो। अब क्या कहते होंगे आप लोग कि बोंगी मार के डेफिनेशन लिख दी, लेकिन डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग सके वर्डिंग का। अब हम लोग देख सकते हैं, ये देखिए सपोज़ करें एक मैं आर्टरी ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे हम इसको सपोज़ कर लेते हैं कि ये बी है, और मैं ये दूसरी ड्रॉ करती हूँ जिसमें हम कह लेते हैं कि ये ए और ये हमारे पास बी। अब डेफिनेटली ये क्या है, इसका एरिया जो आपके पास वो कम है, तो इसमें से ब्लड फ्लो जो होगा वो बेसिकली कम होगा, ठीक है। और ये अब डायलेट हो चुकी है, डायलेटेड है। जब डायलेटेड होगी तो उसके अंदर ब्लड फ्लो भी अब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही बात मैंने वहाँ लिखी है कि जब एक आर्टरी जो है वो डायलेट करती है, तो डायलेट करने से उसका ब्लड का इनफ्लो जो है, इनफ्लो क्या कहते हैं, अंदर आना, ठीक है, आउटफ्लो बाहर जाना, तो इनफ्लो जो है आर्टरी का वो अंदर आना, उसका ब्लड का वो ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने नोट करनी है, मैंने यहाँ लिखा है एक्टिव। दो तरह का हमारे पास होती है एक्टिव, एक हमारे पास हाइपरीमिया और एक हमारे पास पैसिव हाइपरीमिया। एक्टिव होगा जब आपकी किसी भी आर्टरी के अंदर ब्लड का इनफ्लो ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इनफ्लो ज़्यादा हो गया है। और पैसिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि पैसिव में क्या होता है, ब्लड कैन नॉट प्रॉपर्ली एग्जिट द ब्लड वेसल, मतलब जो अब जमा हुआ था वो बाहर नहीं निकल पा रहा। मतलब ये जो हमने कहा ये सारा डायलेट होने के बाद अंदर ब्लड आ गया, अब उसको बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, तो वो जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हम उसको कहेंगे पैसिव। और अगर अंदर जमा हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आउटफ्लो नॉट प्रॉपर, ये लिख सकते हैं हम इसको पैसिव को। तो इनफ्लो जब ज़्यादा होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव, और जो पैसिव में क्या है कि आउटफ्लो जो है वो उसका प्रॉपर नहीं होता। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया हो कि इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच रिजल्ट फ्रॉम एन आर्टीरियल डायलेशन, यानी उसके डायलेट करने से, उसका एरिया बढ़ जाने से ब्लड फ्लो का ज़्यादा हो जाना, विच इज़ हाइपरीमिया। अब साइट का मतलब है कि वो प्लेसेस या लोकेशंस कहाँ पे ये हो रहा होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे भी एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे भी हमें नज़र आया कि स्वेलिंग हो रही है, जहाँ पे भी कुछ फूल रहा है हमारा बॉडी सरफेस कहीं पे भी। और स्केलेटल मसल, मतलब जैसे कि ये जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं जिनके आपने देखा है कि डंबल्स वो ऐसे जो है वो बने होते हैं, ये देखें, ये अगर हैंड है और यहाँ पे देखो ये हमारा जो बाइसेप ट्राइसेप्स वाला रीजन होता है, वो क्या होता है, वो हम जब एक्सरसाइजिंग ज़्यादा करते हैं, ये जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं, ये प्रॉपर जो लोग जिम करते हैं उनके हमारे पास मसल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है, हाइपरीमिया हो जाता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि मतलब जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे या उसको बाय नेकेड आई आप उसको सीन कर रहे हैं, तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज या हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि हाइपरीमिया हुआ है या नहीं हुआ। ये जो स्कार, ये इन्फ्लेमेशन हमें नज़र आई है, ये क्या है, तो हाइपरीमिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो आर रेडर, यानी नॉर्मल जो हमारे टिश्यू का कलर होता है ना उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेड होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं दैट नॉर्मल बिकॉज इंगॉर्जमेंट विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड मैंने क्या मतलब, इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। इंगॉर्जमेंट कहते हैं फिलिंग, कि अब वो पहले जितनी अंदर ऑक्सीजन थी उससे ज़्यादा भर चुकी हुई है, आपके ब्लड वेसल में पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन भर चुकी है। जब पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन भर चुकी है तो कलर भी अब उसका पहले से ज़्यादा रेड हो चुका होगा। तो आई होप कि मॉर्फोलॉजी भी समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे ना कि स्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा ही ओवर लाल हुआ हुआ है, लालो लाल जिसे कहते हैं वो हुआ है, तो उसमें आपका ये हाइपरीमिया कंडीशन आपको नज़र आएगी। अब हम देख लेते हैं सेकंड नंबर पे जो हमने कहा था कि हम लोग क्या देखेंगे, कंजेशन की। अब फिर डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन मैं आप लोग की इसलिए आसानी के लिख रही हूँ कि एक बार वो पढ़ते हैं ना जब, तो उसी के अंदर को हमने समझना होता है। कंजेशन इज अ पैसिव प्रोसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पेयर्ड आउटफ्लो ऑफ वेनस ब्लड फ्लो। इम्पेयर्ड कहते हैं नॉट प्रॉपर, कि कोई चीज़ अपने सीक्वेंस के मुताबिक नहीं हो रही, नॉट अकॉर्डिंग टू एन प्लानिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू एन सीक्वेंस, ठीक है, तो वो एवं बस गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अब वेनस, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा एक आर्टीरियोलर एंड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड जो इस तरह से एंटर होता है, और ये एक नेटवर्क होता है जो टूवर्ड्स द आपका एंड लेके जा रहा है, ठीक है। ये आपके कैपिलरी का नेटवर्क है, बीच में ये आगे से और फर्दर डिवाइड करती हैं, फिर ये पहुँच जाते हैं यहाँ तक। तो ये जो इनका नेटवर्क है, ये देखें, ये हमारा आर्टीरियोलर एंड है आर्टरी का, जहाँ पे ब्लड जो है वो एंटर हुआ है, और ये हमारा क्या है, वेनस एंड है, जहाँ से ब्लड ने लीव करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कंजेशन में क्या होगा कि आपका आउटफ्लो नहीं हो सकेगा, मतलब वेंस में से बाहर निकलना था, ब्लड नहीं, वेंस में से आउटफ्लो करना था, मतलब बाहर निकलना था, और आर्टरीज में से उसने इनफ्लो, क्यों कहते हैं अंदर तो वो आ गया लेकिन अब वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो
तो ये जो बाहर नहीं जा पाया, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे, यानी वो टिश्यू के अंदर इकट्ठा हो गया, उसकी एक्यूमुलेशन होगी, उसको हम कह देते हैं कंजेशन। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ये मैंने एक कैपिलरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और इस कैपिलरी में क्या होता है कि आपका एक आर्टीरियल एंड होता है और आपका एक वेनस एंड होता है। आर्टरी से ब्लड एंटर होता है, वेनस से लीव करता है, लेकिन जब कंजेशन होगी तो आपका वेनस ब्लड जो है वो आउटफ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। बाकी अब हम आ जाते हैं साइट पे, वही कि जो प्लेसेस क्या हैं कि बॉडी में किन जगहों पे ये होगा। तो कार्डिक फेलियर, एक तो आपका हार्ट, कार्डिक वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है कि अगर हार्ट फेल हो गया, चाहे वो उसकी लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो वहाँ पे हो सकता है ये आइसोलेटेड वेनस। आइसोलेटेड मतलब कह लें अकेले, अलॉन से हैं कह देते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं कि कोई भी चीज़ रुकावट बन चुकी है जगह पे, जैसे ये कोई एक वेन है, इसके अंदर ये यहाँ पर क्लॉटिंग है, ये तो आगे से ब्लड नहीं गुजर पा रहा, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही हुआ है कि ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा, तो वहाँ पे वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वेनस के पाथवे में कोई रुकावट आ चुकी हुई है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी, वही मॉर्फोलॉजी क्या है कि बेसिकली इट्स द स्ट्रक्चर, कि हमें देखने के से कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कंजेशन नहीं है। तो कंजेस्टेड टिश्यूज़ हैव एबनॉर्मल ब्लू रेड देखो, मतलब ये अगर मैं एक ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक आर्टरी ड्रॉ करूँ और उस पर आप लोग देखें कि क्या होगा हमारा, इस पर हमारा ये देखें, ये हम आपको अब नज़र आ रहा हो, यहाँ पे आधा जो ब्लड है वो ये देखें, इट इज़ इन द ब्लू, ठीक है, और ये हमारा जो बाकी है, गुजारे के लिए इसको प्लीज़ रेड समझ लो, ब्लैक को ये समझ लो रेड है, ठीक है, और ये हमारा जो है ये पहले से ही हमारा ब्लू है, ठीक है। तो अब क्या है, ब्लू भी है और रेड भी, यानी मिक्स हो चुका हुआ है, ठीक है, यानी रेड और ब्लू जो ब्लड है वो मिक्स हो चुका हुआ है, जिसमें हमें उन्होंने लिखा है नॉर्मल रेड ब्लू कलर, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, कि मतलब यहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पा रही है आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन, कंजेशन की, उसकी साइट के कहाँ होता है और मॉर्फोलॉजी समझ आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं इनके ज़रा डिफरेंस पे, जैसे हमने पढ़ लिया, अब हम उसको समराइज़ कर लेते हैं। एक्टिव मैंने बता दिया, एक्टिव में क्या है कि ब्लड जो है वो आर्टरीज से बहुत ज़्यादा ही अंदर आ चुका हुआ है, भर चुका है। पैसिव में क्या है कि वो सही तरह बाहर नहीं निकल पा रहा, आर्टरीज इसमें डायलेट कर जाएंगी, उनका डायमीटर समझ लो कि वो ज़्यादा हो गया है। इम्पेयर्ड आउटफ्लो के सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रॉपर ब्लड फ्लो बाहर नहीं जा पा रहा। लोकल है कि मतलब किसी भी एरिया में फिक्स जगह पे बेसिकली क्या होगा, यानी आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा, आगे नहीं फैलेगा, लेकिन ये लोकल भी हो सकता है, सिस्टेमिक यानी आगे सिस्टम्स में प्रोलिफरेट करेगा, ठीक है। टिश्यू का कलर बता दिया, रेड कलर की होंगी, और यहाँ ब्लू रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजनेशन ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा हुई है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ब्लू और रेड दोनों हो चुका हुआ है, ठीक है। शॉर्ट लास्टिंग क्या है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए होगा, इट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन ये एक्यूट कि ये शॉर्ट भी हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। ये हमने बताया कि कब होगा, व्हेन इट डज टेक प्लेस। तो व्हेन का आंसर ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं या जो जिम करते हैं या कॉन्टीन्यूसली अपनी बॉडी बना रहे होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो उनकी एक्सरसाइजिंग मसल्स में ये होता है। और ये क्या है कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेल हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर कंजेशन है, ये हमने पहले बात की कि वेन्स के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है। फिर ये कि नॉर्मली जैसे फीवर होता है हमें, तो उसमें भी हमें हाइपरीमिया हो जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए फीवर देखो ना, थोड़े दिन के लिए होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन की कोई जगह पे, कहीं पे बॉडी प्लेसेस पे स्वेलिंग हो गई है। सिरोसिस जो है वो हमारी लिवर डिजीज़ है, जिसमें लिवर का साइज़ भी एक तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो पहले से उसका कलर भी बहुत चेंज हो चुका होता है। अब हमने पढ़ लिया कंजेशन। अब कंजेशन ना दो तरह की है, एक हमारे पास पल्मोनरी है, ठीक है, और एक हिपैटिक है। पल्मोनरी को अभी हम पहले पढ़ते हैं। पल्मोनरी के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन इज़ एक्यूट। एक्यूट क्या है, द कट सर्फेसिस आर हैमरेज। हैमरेज अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, इसको आप अभी यहाँ छोड़ दें। आपने सिर्फ ये रखना है कि जब एक्यूट पल्मोनरी, हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास एक्यूट होती है, जिसमें हमने कहा कि कट सर्फेसिस आर हैमरेज, हैमरेजिक बेसिकली। तो हैमरेज मैं आपको अंदर नेक्स्ट पे बताती हूँ कि ये क्या होता है हैमरेज बेसिकली। अच्छा, अब इधर आ जाइए। पहले तो हम देख लेते हैं ना कि हेमरेज मैं आपको बताऊंगी बाद में। अभी पहले जब एक्यूट हमारे पास कंजेशन होगी ना, तो उसमें क्या होगी, एक तो हमें पहले ये पता है कि हमारा जो यहाँ पे पल्मोनरी है बेसिकली, वो इज़ रिलेटेड टू द लंग्स, ठीक है। और लंग्स के अंदर हमारा क्या है, जो मेन हमारा रेस्पिरेटरी जो बेसिकली ऑर्गन नहीं है वो है वो हमारा एल्वियोलाई है। तो जब भी कंजेशन हुई है, पल्मोनरी कंजेशन है, तो इट विल लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन इन द एल्वियोलाई, ठीक है, क्योंकि एल्वियोलर कैपिलरीज दे आर इंगॉर्ड विद ब्लड। इंगॉर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास, दे आर द फिल्ड विद ब्लड, ठीक है।
तो इंगॉट हमारे पास है यहाँ पे कि दे आर फिल्ड विद ब्लड, क्योंकि अब वो भर चुकी हैं ब्लड से, और वो अपना जो सेम काम है, यानी उनका काम क्या था बेसिकली, उनका काम था कि ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, उसको आगे इन द कैपिलरीज पहुँचाना। तो अब वो ब्लड से भर चुकी तो ऑक्सीजन कैसे आएगी, नहीं आ सकेगी, तो पल्मोनरी हमें रिस्पायरेटरी डिजीज़ होंगी। और एल्वेलर सेप्टल एडिमा क्या होगा, अब देखो ना, ये एडिमा क्या होता है, इट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड हो चुकी हुई है, ठीक है। तो एडिमा क्या होता है कि फ्लूड का भर जाना, और फोकल इंट्रा एल्वियोलर हेमरेज, फिर वो बात आ गई हेमरेज की, तो अभी हम इसको करते हैं डिस्कस, डोंट वरी। अभी आ जाओ आप लोग क्रोनिक पे, ठीक है। क्रोनिक जो है, अब देखो क्रोनिक जो है थिक होगा, क्योंकि इसमें फिब्रियोटिक मैं बताऊँ, फिब्रियोसिस बेसिकली क्या होता है कि आपका जो उस एरिया का कनेक्टिव टिश्यू है वो चेंज हो चुका है इनटू द पेरेन्काइमल टिश्यू, ठीक है। अब वो पेरेन्काइमल टिश्यू में चेंज हो गया, इसका मतलब वहाँ पे जो है वो स्कारिंग हो गई है, निशानात पड़ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे। वो क्यों है, क्योंकि इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, वेसल के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, वेसल के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी जैसे कैपिलरी है वो रप्चर, क्योंकि ये तो बहुत फ्रेगाइल, बहुत नाजुक होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रप्चर हो गया। फिर हमारे पास आ गया जी हेमरेज, वही है हमारे पास फोकल हेमरेज। फिर मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए आप वीडियो को देखते रहें कंप्लीटेड कि हेमरेज क्या होता है। अच्छा जी, इधर अभी हमारे पास आओ, जिसको हम बेसिकली ये कह रहे हैं हीमाटोमा, जो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीमाटोमा और हेमरेज। अच्छा, हीमाटोमा क्या है, विद इन अ टिश्यू होता है, ये आपको बता दिया हम लोगों ने। अब इसकी जो 3 मेन टाइप्स हैं यहाँ मैंने रिटर्न की हुई है, दैट इज़ पिटेची, दैट इज़ परप्यूरा और दैट इज़ इकाइमोसिस। ये हमारे पास इसकी 3 मेन टाइप्स हैं। चलो जी, अब आपको मैं बता ही देती हूँ एट लास्ट के व्हाट इज़ हेमरेज। ये देखें, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये जा रही थी नॉर्मल, इसमें से ब्लड जो फ्लो कर रहा था, ये कहीं से रप्चर होगी, सपोज करो ये यहाँ से ब्रेक हुई है, अब इसमें से ब्लड जो है वो आउटफ्लो करेगा, तो क्या होता है, हेमरेज इज़ बेसिकली द आउट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम रप्चर्ड वेसल, यानी अगर वो ब्रेक हो चुकी है किसी पॉइंट पे, उसकी कोई डिजीज़ हुई है, ठीक है, तो उसमें से जब ब्लड बाहर आएगा तो हम उसको कहेंगे इट इज़ हेमरेज। तो वो कह रहे हैं अगर किसी विद इन अ टिश्यू एक हेमरेज जो मतलब कि रप्चर हुआ है तो हम उसको हीमाटोमा कहेंगे। हीमाटोमा की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, पिटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस। अब पिटेची इधर आ जाओ जी, चलो टेची को पढ़ लो। हाँ, इसमें क्या है, पहले तो आपको पता नहीं चाहिए कि कितने एरिया पे है, क्योंकि सबसे मेन डिफरेंस इन तीनों का यही है कि पिटेची सबसे कम एरिया कवर करता है, उसके बाद नॉर्मल इससे ज़्यादा करता है परप्यूरा, और सबसे ज़्यादा कवर एरिया करता है ये हमारे पास इकाइमोसिस। सपोज करो मैं ये हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे अगर आपके पास इस तरह से ये रेड की स्कारिंग हुई है तो हम उसको कह देंगे कि ये पिटेची है, मतलब ये दिया है 1 to 2 मिलीमीटर कवर करेगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं ये ज़्यादा कहाँ होता है, जो हमारी एपिथेलियल लेयर की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिन्होंने म्यूकस स्क्रीट करना है या सीरम स्क्रीट करना है, ये वहाँ पे हमारे पास होगा। और परप्यूरा जो है उन्होंने बता दिया कि लार्जर दैन 3 सेंटीमीटर। सपोज करो मैं दोबारा से ये ड्रॉ कर रही हूँ एक, ये देखो, अब यहाँ पे ज़्यादा एरिया, यहाँ पे ये देखो, ये इस पूरे एरिया को कवर कर लिया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इस तरह एक्सटेंड करते हुए ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। तो ये हो गया जी हमारे पास बेटा जी। इसमें क्या है, वस्कुलैरिटी, यानी वेसल्स की जो हमारे पास ये फ्रेगिलिटी है, इसमें ये आप नोट कर लो, वेसल्स की फ्रेगिलिटी यानी उनका जो नाजुकपन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर उनको लाइट सा भी स्टिमुलस मिला तो वो इतना ज़्यादा रिएक्शन देके इतनी ज़्यादा वो डिजीज़ यानी इन्फ्लेमेशन और रेडनेस कोज करेंगी कि वो परप्यूरा आ जाएगा। और इकाइमोसिस क्या है, वो लार्जर दैन 1, पहले ऊपर हम बात करते रहे मिलीमीटर्स में, दोनों में मिलीमीटर के ऊपर बात होती रही, लेकिन आप देखो 2 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब कि बहुत ही ह्यूज एरिया कवर किया होगा। यानी सबक्यूटेनियस जो हमारी, जिसे हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, उसको बेसिकली कवर करेगी। और जैसे हमें ट्रोमा वगैरह कोई होता है तो उसके बाद जैसे मैं अगर दोबारा से ये ड्रॉ करूं तो ये पूरा एरिया, ये पूरा जो मैंने कलर्ड किया, ये सारा
सारा हो जाएगा। वहाँ पे तो हम छोटे छोटे पोर्शंस की बात करते थे ना, यहीं पे सारा एरिया ही जो है आपका इकाइमोसिस हो चुका हुआ है। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, पिटेची सबसे कम एरिया पे, परप्यूरा उससे ज़्यादा, और इकाइमोसिस सबसे ज़्यादा एरिया पे होती है और सबसे स्वेयर भी यही होती है। अब आ जाओ जी, ये तो हमने पढ़ ली ना, पीछे हम पढ़ रहे थे पल्मोनरी कंजेशन, फिर हम लोग गए थोड़ा सा हीमाटोमा का ओवरव्यू लिया। अब हम इधर आ गए जी हिपैटिक कंजेशन पे। हिपैटिक जो है आपको पता है लिवर, और कंजेशन आपको पता है कि वेन्स में से आउटफ्लो जो है वो इम्पेयर्ड है, सही तरह नहीं हो सका। अब सबसे पहले इसके लिए आपको ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसमें देखो आपके पास ये आपके पास ये जो नज़र आ रही है ना, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर द साइनोसॉइड्स। ये जो दरमियान में एक सर्कुलर ड्रॉ की है, ये वाली सारी, ये हमारे पास सेंट्रल वेन है जिसके ऊपर सारी जाके साइनोसॉइड्स जो है वो मिल रहे हैं। फिर ये हमारे पास जो पेरिफेरी पे है, दैट इज़ पेरिफेरल वेन कह लो आप इसको। अब देखो मैं इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल हमेशा आपको याद रहेगी, बड़ी मज़े की एग्जांपल है। जब क्लास में टीचर ने बच्चे से पूछना है कुछ, तो जो आगे बैठे हुए हैं उनकी ज़्यादा शामत आती है, ठीक है। जो बैक बेंचर्स है वो बेचारे फिर भी बच जाते हैं, वो ज़रा दूर होते हैं ना, टीचर की आवाज़ भी नहीं जाती, टीचर की नज़र भी नहीं जा रही होती इतनी, तो वो जो है ना आगे वाले बच्चों की ज़रा शामत आती है, ठीक है। उनसे सबसे पहले सबक सुना जाता है, फिर उनकी बेइज्जती भी सबसे ज़्यादा होती है कि आगे बैठ के बातें कर रहे हैं, आगे बैठ के खुसर पुसर हो रही है। तो वो सेंट्रल वेन जो है ना, अब ये ब्लड फ्लो यहाँ से आना था, तो जब वो देखो यहाँ पे तो उनको प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि साइनोसॉइड्स में मसला आया हुआ, ये जो हमने कहा ना डक्ट्स, ये साइनोसॉइड्स ही ख़राब हुई, तो सेंट्रल वेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। जब सेंट्रल वेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो जो सेंट्रल वेन और साइनोसॉइड है क्योंकि डिस्टेंडेड है, ख़राब हुए, तो हमारे जो सेंट्रीव्यूलर, तो मैं बता रही थी कि सेंट्रीव्यूलर जो होते हैं वो जो आपकी सेंट्रल वेन है वो आपके करीब होंगे, और जो हमारे पास पेरीपोर्टल होंगे वो जो आपके पेरिफेरल एरियाज़ पे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरीपोर्टल जो हमारे जो पेरिफेरल एरियाज़ वाले वो होंगे। तो देखो मैंने अब कहा कि जो ज़्यादा आगे बच्चे बैठे हैं उनकी शामत जल्दी आएगी, इसका मतलब ये कि सेंट्रल में जो वेन है वो उनको इस्कीमिया हो गया, ठीक है, मतलब उनका लैक ऑफ द ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जो है उनको समझो कम मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे पेरिफेरीज पे ज़्यादा है, वो अंदर पहुँच ही नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर के जो साइनोसॉइड सेंट्रल है ना वो तो ख़राब हो चुकी हुई है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे क्रॉनिक देख लो आप, क्रॉनिक के केसेस में हमारे पास क्या नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस बेसिकली क्या होता है, सेल डेथ हुई है। तो जब सेल डेथ है तो समझो सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ इसको हम फैटी लीवर भी कह सकते हैं कि उसमें फ़ैट बहुत इकट्ठी हो गई, उसका दूसरा नाम नटमिक लीवर भी होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो अब जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, इट इज़ बेसिकली हमने देखा कि हाइपरीमियर कंजेशन की डेफिनेशन, उनकी साइट, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, फिर उन दोनों का बेसिकली हमने डिफरेंस देख लिया। फिर हम आए पल्मोनरी कंजेशन में, उसमें हमने दो चीज़ें देखी, एक्यूट देखा और हमने क्रॉनिक देखा, उनकी रीजंस डिस्कस कर ली। फिर हम लोग हीमाटोमा पे आए, हीमाटोमा की जो 3 मेन बेसिकली टाइप्स हैं, पिटेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस देखी, और लास्ट पे हम लोगों ने क्रॉनिक और जो एक्यूट हिपैटिक कंजेशन है वो देखी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट शेयर इट विद अदर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।